नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। इस विशेष बुलेटिन के साथ जिसका नाम है समाचार का सच, मैं आपको देश की कुछ प्रमुख घटनाएं और न्यूज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। देश के विभिन्न न्यूज़पेपर और न्यूज पोर्टल ने कौन सी खबर आपको किस एंगल से दिखाने की कोशिश की है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और आपको दिखाने की ट्राई करेंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से एक बहुत ही दुखद समाचार घटना घटी है और दुखद समाचार मिले हैं, वो आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूं। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खड़ी में एक बस में विस्फोट हुआ है। डिटेल कुछ ऐसी है कि 2 व्यक्ति वहां पर घायल हुए हैं और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बुधवार रात एक खड़ी बस में रहस्यमय विस्फोट होने से 2 लोगों वहां पर घायल हो गए। और सूत्रों की जानकारी ऐसी कुछ डिटेल दे रही है कि सूत्रों के बारे में जानकारी ले तो उन्होंने यह कहा कि खाली बस अपनी नियमित सेवा के बाद डोमेल चौक में एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी। वहीं पर एक व्यक्ति वहां पर आया और उसने क्या किया वो पता नहीं चला और उसमें 2 बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और 2 व्यक्ति भी घायल हुए, जिन्हें जिले अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और साथ ही घटना के बाद पुलिस और अन्य एजेंसियों के कर्मचारी मौके पर वहां पर पहुंचे, लेकिन विस्फोट जो है वो बहुत ही धमाके वाला था। विस्फोट का एक कथित सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया है। बस धमाके के बाद उधमपुर में फूटा, वहां पर लोगों का एक गुस्सा वहां पर जारी किया गया और गुस्सा हो गए लोग और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट भी उन लोगों ने शुरू कर दिया। विस्फोट के बाद वहां पर स्थानीय लोग हैं, वहां पर वो गुस्से में आ गए और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी वो लोग करने लगे। अब वहां पर बस स्टैंड के पास ही लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। जम्मू डिवीजन के उधमपुर में 8 घंटे में के अंतराल में 2 वहां पर विस्फोट हुए हैं, 2 धमाके हुए हैं। अब देखना यह रहेगा कि प्रशासक इसके ऊपर क्या कड़ी कार्यवाही करता है और डिटेल वो समझनी होगी कि ये धमाके किस तरीके से हो रहे हैं और कौन करवा रहे हैं। डिटेल कुछ ऐसी आ रही है कि पहला धमाका बीती रात को 10:30 बजे उधमपुर के दोमेल में हुआ और दूसरा धमाका हुआ वो मैं यहाँ पर आपको जानकारी दूं, वो डिटेल में पढ़ूं तो वहां पर उधमपुर के एक मुख्य बस स्टैंड में तकरीबन 7 बजे हुआ। न्यूज़पेपर वहां के ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि दोनों ही धमाके में खाली बस में हुए, जिससे कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन उसी के साथ धमाकों के बाद लोगों को गुस्सा वहां पर फूट रहा है और स्थानीय लोग जो है वो बस स्टैंड के पास आकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लग गए। विस्फोट ऐसे वक्त वहां पर हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरा वहां पर जाने वाले हैं, जम्मू के दौरे पे वहां पर जाने वाले हैं और दौरा वहां पर प्रस्तावित है। 3 अक्टूबर की शाम अमित शाह जो है वो वहां पर जम्मू पर पहुंच रहे हैं और वहां पर जम्मू में काफी लोगों को भी मिलने वाले हैं। खबर ये है कि जम्मू प्रशासक के साथ भी वो मीटिंग करने वाले हैं अमित शाह। अब देखना ये होगा कि आए दिन जम्मू कश्मीर की शांति को बिखेरने के जो प्रयास हो रहे हैं, शांति की वहां पर जो वार्तालाप करने के लिए अमित शाह वहां पर जाते हैं, लेकिन आए दिन वहां पर जम्मू कश्मीर में धमाके होते रहते हैं। अब प्रशासन क्या करी कार्यवाही करती रही है, इसके ऊपर हम लोग लगातार नजर रखेंगे और आपको भी समाचार देते रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। दूसरे न्यूज जो दिल्ली से आ रहे हैं वो उसमें टाइम्स नाउ और टाइम्स ऑफ इंडिया का पोर्टल जो है वो केंद्र सरकार के बारे में एक न्यूज दे रही है। वो न्यूज भी बहुत ही बड़ी मानी जाती है। इसमें केंद्र सरकार का जो फैसला आया हुआ है उसके ऊपर एक डिटेल न्यूज़पेपर ने दी है और टाइम्स नाउ ने दिया हुआ है। डिटेल कुछ ऐसी है कि केंद्र सरकार के फैसले को संगठन ने किया स्वीकार और केरल महासचिव का एक सबसे बड़ा वहां पर बयान आया हुआ है, वो भी PF-I बैन के बारे में। डिटेल कुछ ऐसी है क्योंकि अब तक की ये 24 घंटे की सबसे बड़ी वायरल न्यूज हुई है, क्योंकि PF-I पर केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा 5 साल का बैन लगाया हुआ है। इसके ऊपर क्या बयान आया हुआ है विविध न्यूज़पेपर, सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा हुआ है उसकी कुछ डिटेल हम लोग ले तो साथ ही साथ केरल राज्य के PF-I के महासचिव अब्दुल सत्तार ने यह कहा कि केंद्र के इस फैसले को हम स्वीकार कर रहे हैं। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि वहां पर अब्दुल सत्तार जो महासचिव है PF-I के, उसने कुछ ऐसा बोला कि केंद्र के इस फैसले पर को हम स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी PF-I सदस्यों और जनता को सूचित किया जाता है कि
कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मींस के पीएफआई को भंग कर दिया गया है। उन्होंने डिटेल कुछ ऐसी बोली, अब्दुल सत्तार उनके महासचिव है, उन्होंने ऐसा वहां पर घोषणा कर दी, उन्होंने ऐसे समाचार दे दिए कि पीएफआई मींस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया है और पॉपुलर फ्रंट अभी बंद कर दे रहे हैं। डिटेल कुछ ऐसी है। और साथ ही एमएचए ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की एक अधिसूचना जारी की है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने बुधवार को कट्टर इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मींस के पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया हुआ है। वो सबसे बड़ी वायरल न्यूज हुई है। नेशनल न्यूज की माने या नेशनल पोर्टल की हम लोग देखें तो 12 घंटे में सबसे ज्यादा जो न्यूज वायरल हुई है वो पीएफआई के बैन के ऊपर ही हुई है। डिटेल कुछ ऐसी है कि बुधवार को कड़े आतंकवाद विरोधी कानूनी यूपीए ने तहत पीएफआई पर आईएसआईआई जैसे वैश्विक आतंकी समूहों के साथ लिंक होने का, एक सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश करने का एक आरोप लगाया गया। और इसके साथ ही पीएफआई के 8 सहयोगी संगठन पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके साथ पीएफआई जैसे ही जो टोटल 8 संगठन है उसके ऊपर भी केंद्र सरकार ने वहां पर बैन लगाया हुआ है। संगठन केंद्र के निर्णय को स्वीकार करता है और साथ ही केरल राज्य के पीएफआई के महासचिव अब्दुल सत्तार ने कह दिया कि केंद्र के इस फैसले को हम स्वीकार करते हैं। और महासचिव अब्दुल सत्तार ने ऐसा भी बोला कि पीएफआई सदस्यों और जनता को सूचित किया जाता है कि अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो भंग करते हैं, हम लोग बंद करते हैं। डिटेल जो आगे देखी जा रही है वो कहीं पर महासचिव के साथ ही कई नेताओं ने इसकी प्रतिक्रिया भी दी, जैसे कि लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस के दिग्गज नेता ने ऐसा भी बोला कि पीएफआई के साथ आरएसएस को भी बंद कर देना चाहिए। ऐसा कुछ डिटेल सामने आया हुआ है। अब देखना यह होगा कि इसमें केंद्र की सरकार है वो और साथ ही साथ बड़े नेता का बयानबाजी क्या होता है। देखना यह रहेगा कि इसके ऊपर क्या महासचिव और क्या अधीक्षक जो लोग हैं उसके ऊपर क्या नियम कड़े कानून कर रहे हैं। अब चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान भी एक सबसे बड़ा अभी घमासान वाला, वहां पर पार्टियों में काफी घमासान हो रहा है। उसमें सबसे पहले जो राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर है वो कुछ डिटेल दे रहे हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में राजस्थान पत्रिका जो लिख रहा है वो मैं यहाँ पर पढ़ूं, क्योंकि अब तक की 12 घंटे की राजस्थान की माने, राजस्थान स्टेट की माने तो ये सबसे बड़ी समाचार, सबसे बड़ी घटना मानी जाती है कि वहां पर महासचिव कौन होंगे और राजस्थान के नेक्स्ट सीएम कौन होंगे। काफी जगह पे वहां पर ये क्वेश्चन मार्क करके न्यूज पोर्टल पे ये न्यूज वायरल हुई है। तो इसमें राजस्थान पत्रिका जो लिख रहा है कुछ ऐसा लिख रहा है, राजस्थान के अशोक गहलोत की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है। ऐसा उन्होंने फ्रंट पेज पे ऊपर ये समाचार का स्थान दिया हुआ है, समाचार को स्थान दिया हुआ है। उसमें डिटेल जो लिखी है वो मैं यहाँ पर पढ़ूं, वो हम लोग जानकारी ले तो डिटेल कुछ ऐसी है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है। और सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि गहलोत सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। डिटेल कुछ ऐसी आई है क्योंकि 2 दिन से अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस के मोड़ी मंडल को मिल रहे हैं, साथ ही साथ सोनिया गांधी से की भी वार्तालाप होने के कुछ डिटेल और समाचार सामने आया हुआ है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए वहां पर इसका अगर दूसरा मतलब निकाला जाए तो अशोक गहलोत अगले कांग्रेस अध्यक्ष हो सकते हैं, ऐसी भी डिटेल सामने आई है। और वहां पर राजस्थान पत्रिका और साथ ही साथ दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी कुछ डिटेल लिखी है, वो मैं यहाँ पर पढ़ूं। तो इससे पहले अशोक गहलोत के करीबियों ने राजस्थान में बगावत छेड़ दी थी और जब वहां पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने आई तो गहलोत समर्थन कई विधायकों ने इस्तीफा वहां पर दे दिया। सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है अशोक गहलोत की, सचिन पायलट की, तो उसके बारे में जो डिटेल आई हुई है वो मैं यहाँ पर पढ़ूं तो अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के बाद वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं, ऐसी भी एक समाचार आया हुआ है। डिटेल कुछ ऐसी है कि सूत्रों के मुताबिक इसके लिए गहलोत की तरफ से एक बड़ी शर्त भी रखी गई है और वो क्या शर्त है उसके बारे में एक डिटेल जो है वो न्यूज़पेपर ने दी है, वो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ कि सूत्रों के मुताबिक इसके लिए गहलोत की तरफ से एक बड़ी शर्त रखी गई। उसमें गहलोत चाहते हैं कि उनके विश्वस्त वहां पर 102 विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके पास 102 विधायक है, उसी में से किसी को राजस्थान के सीएम बनाया जाए।
और सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए गहलोत किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। एक स्टेटमेंट वो आया हुआ है कि अगर सचिन पायलट वहां पर सीएम बनते हैं तो हमारा सम्मति नहीं होगा, ऐसा वहां पर अशोक गहलोत बोल रहे हैं। यानी अगर आला कमान ने सचिन पायलट के नाम पर मुहर लगाई तो राजस्थान में फिर बगावत देखने को मिल सकती है। ऐसे भी वहां पर काफी सारे समाचार आ रहे हैं और न्यूज पोर्टल में न्यूज भी वायरल हो रही है। अब सोनिया गांधी लेंगे अंतिम फैसला और अब सोनिया गांधी को यह फैसला लेना है कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद की रेस में रखना चाहती है या फिर नहीं। सूत्रों के मुताबिक गहलोत गांधी परिवार के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं, इसीलिए एक उम्मीद कम है कि उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। डिटेल कुछ ऐसी आ रही है, लेकिन गहलोत की जो शर्त उसे लेकर कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है और बढ़ रही है, क्योंकि सचिन पायलट के समर्थन विधायक लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें जिम्मेदारी दी जाए, मींस के सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसे में अगर बात एक वो सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस अभी काफी कुछ असमंजस में वहां पर राजस्थान में है, तो ऐसे में अगर गहलोत के किसी करीब को सीएम की कुर्सी दी जाती है तो राजस्थान कांग्रेस में बवाल मच सकती है। ऐसी कुछ डिटेल सामने आई है और आज भी कई न्यूज मैगजीन ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि अगर सपोज गहलोत के करीबी को वहां पर सीएम नहीं बनाया जाए तो वहां पर राजस्थान में कांग्रेस में बवाल मच सकती है। और उसी के साथ पायलट से पहले ही नाराज चल रही है वहां पर राजस्थान के लोग, इसीलिए अब पार्टी किसी भी हाल में उन्हें निराश करना नहीं चाहेगी। ऐसी कुछ डिटेल सामने आएगी। अब हम लोग लगातार नजर वो रखेंगे कि राजस्थान के एक तो सीएम कौन बन रहे हैं और साथ ही साथ सोनिया गांधी क्या अहम फैसले ले रही है। अब बात करें तीसरे न्यूज की ओर, तो एक पंजाब की सबसे बड़ी न्यूज जो हम लोगों को मिली है और विविध पोर्टल में भी ये न्यूज सबसे बड़ी मानी जाती है, तो उसमें पंजाब केसरी ने एक रिपोर्ट दिया हुआ है, एक न्यूज दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग सुने। तो पंजाब केसरी ने एक लिखा है कि मान के काफिले में 42 गाड़ियां हैं वहां पर। मान जब वहां पर रास्ते से निकलते हैं तो उसके साथ 42 गाड़ियां साथ में चलती है। ऐसी एक चौंकावनारा किस्सा सामने आया हुआ है, चौंकावनारी न्यूज सामने आई है। उसमें पंजाब केसरी ने फ्रंट पेज पे एक डिटेल दी है, वो मैं यहाँ पर पढ़ूं क्योंकि इसके ऊपर भी काफी सियासी मसला हुआ है, काफी सारे लोगों ने बयानबाजी की है। तो उसके बारे में डिटेल ऐसी है कि भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है, वो जब कभी भी बाहर जाते हैं तो उसके साथ 42 गाड़ियां साथ में होती है, उसके काफले में 42 गाड़ियां होती है, मींस 42 गाड़ियां उसके साथ होती है। पूर्व सीएम बादल अमरिंदर से कहीं ज्यादा ये गाड़ियां उनके साथ चल रही है, ऐसा भी एक स्टेटमेंट सामने आया हुआ है। इसी के साथ कांग्रेस नेता बाजवा ने एक सवाल उठाया हुआ है, क्या वो बोल रहे हैं और क्या सवाल उठाया हुआ है उसकी डिटेल हम लोग समझे। तो कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कल को एक दावा किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और साथ ही साथ अमरिंदर सिंह की तुलना में अधिक उसके पास गाड़ियां हैं। और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बुधवार को दावा किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की काफिले में पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री के पास भी इतनी गाड़ियां नहीं थी, उतनी ज्यादा गाड़ियां भगवंत मान जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जवाब का एक हवाला देते हुए दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री मान के काफिले में 42 गाड़ियां है, मीन्स 42 गाड़ियां है, जो प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह जो पूर्व सीएम है उसके काफिले में भी इतनी गाड़ियां नहीं थी। डिटेल कुछ ऐसी है कि वहां पर बाजवा ने एक ट्वीट में ऐसा कुछ कहा कि चौंकाने वाला एक घटस्फोट वहां पर हुआ कि मुख्यमंत्री बादल के काफिले में 2007 से लेकर 17 तक सिर्फ 33 वाहन थे और कैप्टन अमरिंदर के पास मुख्यमंत्री बनने पर वाहनों की संख्या में कई बदलाव कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक आरटीआई के माध्यम से एक डिटेल सामने आई है, एक खुलासा हुआ है, वो पंजाब को अब तक की सबसे बड़ी न्यूज मानी जाती है और काफी सारी चर्चाएं भी पंजाब में हो रही है कि मुख्यमंत्री मान तथा कथित आम आदमी के काफिले में 42 कारें हैं। और बाजवा ने उसको जवाब देते हुए पोस्ट किया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया है कि यह एक आरटीआई के जरिए ये डिटेल मिली है। और बाद में बाजवा ने एक बयान में दावा किया हुआ है कि मुख्यमंत्री के रूप में प्रकाश सिंह बादल के पहले
कार्यकाल 31 मार्च 2007 से लेके 30 मार्च 2012 तक इतनी गाड़ियां उसके काफिले में नहीं थी। और मैं राज्य परिवहन निगम द्वारा मुख्यमंत्री को प्रदान किए गई कारों की संख्या 33 थी। उस टाइम जो है वो मुख्यमंत्री की कार की संख्या 33 थी। बाजवा ने कहा कि बादल के दूसरे कार्यकाल 31 मार्च 2012 से 30 मार्च 2017 तक बादल के काफिले में इतनी ही कारें थी। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है। बात अब देखना यह रहेगा कि इसके पंजाब के प्रशासक जो है इसके बारे में क्या फैसला लेते हैं और भगवंत मान जो है वो ये काफिले में कुछ फेरफार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखना यह रहेगा कि इसके ऊपर क्या समाचार आते हैं। अब बात करें दूसरे स्टेट की ओर, क्योंकि बात आपको बता दें कि ये समाचार का सच जो है उसमें हम देश के विभिन्न स्टेट से जो सबसे बड़ी घटना होती है या सबसे बड़े समाचार होते हैं उसका हम लोग आकलन करते हैं। जो वहाँ के न्यूज़पेपर होते हैं, जो वहाँ की न्यूज़ चैनल होती है, उन्होंने क्या प्रमुख समाचार दिए हुए उसकी हम लोग डिटेल यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में ये भी एक सबसे बड़ा न्यूज़ पोर्टल माना जाता है समाचार प्रभात करके। समाचार प्रभात ने जो डिटेल लिखी है उसके बारे में एक बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक सबसे बड़ा न्यूज़ वहाँ पर आया हुआ है। डिटेल कुछ ऐसी है कि अब उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बिजली बिल पर सरचार्ज बढ़ा दिया हुआ है। जो बिजली यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर एक सरचार्ज बढ़ सकता है, ऐसी कुछ डिटेल दी है। इसका प्रभाव राज्य के 20 लाख कार्यकर्ताओं के ऊपर पड़ेगा। जो 20 लाख लोग वहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, जो बिजली यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा उत्तराखंड में वो डिटेल हम लोग समझे तो एक डिटेल ऐसी है कि उत्तराखंड में बिजली यूज़ करने वाले को एक बार फिर से एक झटका लग सकता है। इस साल अब तक दूसरी बार ऐसा कुछ हुआ है कि जब सरचार्ज में बढ़ोतरी हुई है। तो उत्तराखंड में सरचार्ज में बढ़ोतरी हुई है तो आपको समझा दे कि वहां पर जो बिजली का बिल आएगा वो अब डबल से लेके ज्यादा आ सकता है। देश अभी मंदी का मार सहन कर रही है। अभी देश में इस तरीके से कुछ धंधा उद्योग फिर से खड़े नहीं हुए और उत्तराखंड में ऐसी आफत आ गई है। डिटेल कुछ ऐसी है कि बिजली के सरचार्ज में अब 6.5% जो है वो बढ़ोतरी आई है और 6.5% खर्च की बढ़ोतरी की गई है। वहाँ पर उत्तराखंड के करीब 20 लाख बिजली उपभोक्ता वहाँ पर सरकार के इस फैसले के प्रतिभाग होंगे। और साथ ही फिलहाल सरचार्ज को अगले 7 महीने के लिए वहाँ पर लगाया गया है। तो 20 लाख जो यूटिलाइज्ड करने वाले लोग हैं उसको सरचार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा। जो बिजली वपराश करते लोग हैं उनको बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो रही है। उत्तराखंड में अभी बिजली जो यूटिलाइज कर रहे हैं उसको अब बिल पर सरचार्ज देना होगा और वो फर्जियात कर दिया गया है। ये सरचार्ज करता जो 31 मार्च 2023 तक वसूला जाएगा। और साथ ही वहां पर यूपीसीएल ने इसके लिए नियामक आयोग में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका 13,050 करोड़ रुपए के लिए दी गई है। और साथ ही में ये बता दे कि जिसके बाद अगले 7 महीने तक बिजली वहाँ पर वपराश करता है, जो बिजली यूटिलाइज कर रहे हैं उस पर सरचार्ज लगा दिया गया है। अब वो जो सरचार्ज लगाया हुआ है वो 6.5% की बढ़ोतरी से वहाँ पर लगाया गया है। और डिटेल कुछ ऐसी है कि प्रस्ताव बीते लंबे वक्त से यूपीसीएल के घाटे में चल रहा था। वहाँ पर जो यूपीसीएल है वो घाटे में चल रहा था, इसके लिए ऐसा प्रस्ताव रखा गया और उसके बिल में बढ़ोतरी कर दी गई। डिटेल कुछ दूसरी ऐसी है कि उनका कहना था कि दूसरे राज्य से बिजली खरीदने में उनका बड़ा हिस्सा लग रहा है और जिसके कारण कंपनी को घाटा हो रहा था। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि उनका कहना ऐसा है कि दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने में उनका सबसे बड़ा वहां पर हिस्सा होता है, हिस्सा लग रहा है, जिसके कारण वहां पर कंपनी को घाटा हो रहा है। अब उसी घाटे को भरने के लिए कंपनी ने नियामक आयोग में ये प्रस्ताव रखा था और इसके बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर दी है। डिटेल कुछ ऐसी है कि अब उसी घाटे को भरने के लिए कंपनी के नियामक आयोग में ये प्रस्ताव दे दिया है। हालांकि कंपनी के सरचार्ज के लिए अपने प्रस्ताव में 13% की बात रखी थी। डिटेल कुछ ऐसी है कि वहां पर 13% की बात रखी थी, लेकिन नियामक की बात सुने, लेकिन नियामक आयोग ने इसी फिलहाल वहां पर 6.5% जो है वो करीब वहां पर इसकी बढ़ोतरी कर दी है। अब माना यह जाता है कि इस फैसले से यूपीसीएल को 1100 करोड़ का मुनाफा हो सकेगा। डिटेल कुछ ऐसी आई है
कि इसके चलते हुए ऐसा जो डिसीजन लिया गया है, इसके लिए यूपीसीएल को 1100 करोड़ का मुनाफा होगा। लेकिन इस फैसले का असर करीब 20 लाख यूटिलाइज मीन्स जो 20 लाख वहां पर बिजली उपभोग करता है उसको उस पर पड़ेगा। अभी तक उत्तराखंड में बिजली 2.90 रुपये प्रति यूनिट थी, वही अगर उपभोक्ता वहां पर 200 यूनिट से ज़्यादा खपत करते हैं तो उसे 25 रुपये सरचार्ज वहां पर ज़्यादा देना पड़ेगा। वहीं अगर उसे 4 यूनिट से ज़्यादा वहां पर इस्तेमाल करते हैं तो उसे जो है वो 45 रुपीज़ जो है वो सरचार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा। इस फैसले के बाद यूनिट के हिसाब से सरचार्ज अलग अलग दर वहां पर जारी किए गए हैं। अब देखना ये रहेगा कि उत्तराखंड के वहां पर जो सरकार है, वहां पर आला कमान है, इसके बारे में क्या फिर से फैसला कर रहे हैं या नहीं। दूसरी ही एक उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक समाजवादी पार्टी की भी वहां पर सबसे बड़ी न्यूज वायरल हुई है। हम लोग उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे, लेकिन अभी वहां पर भी सियासी मसला जो चल रहा है, समाजवादी पार्टी का एक वहां पर गठन हो रहा है और वहां पर काफी सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर इकट्ठा हुए हैं। उसके बारे में एक न्यूज पढ़े तो वहां पर समाजवादी पार्टी को गुरुवार यानी आज राष्ट्रीय एक अधिवेशन चल रहा है और अधिवेशन होने वाला है। उसके बारे में राष्ट्रीय अधिवेशन के दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी वहां पर किया जाने वाला है। तो इससे ये न्यूज़ जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी वायरल भी हो रही है और न्यूज़पेपरों ने भी इसको फ्रंट पेज पे स्थान दिया हुआ है। अब देखना यह रहेगा कि वहां पर समाजवादी पार्टी क्या डिसीजन ले रही है। तो वो डिटेल जो न्यूज़पेपर की लिखी है वो मैं यहाँ पर समझूं और वो मैं पढ़ूं तो वहां पर समाजवादी पार्टी को गुरुवार को राष्ट्रीय अधिवेशन अभी आज चालू हो गया है। उसी बीच राष्ट्रीय अधिवेशन के दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से अखिलेश यादव का चुना जाना लगभग वहां पर तय माना जाता है। इससे पहले बुधवार को यानी कल को यहाँ पर सपा का प्रांतीय एक अधिवेशन हुआ था जिसमें नरेश उत्तम पटेल को पार्टी के लगातार दूसरी बार सपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी का प्रांतीय अधिवेशन बुधवार को लखनऊ स्थित रमाबाई मैदान में हुआ था। इसी बीच गुरुवार को यानी आज इसी मैदान में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है और वहीं कई सारे नेता भी अभी मिल रहे हैं। तो इसी अधिवेशन में अखिलेश यादव को फिर से पार्टी प्रमुख की जिम्मेदारी मिलना माना तय है और अखिलेश यादव जो है वो पार्टी प्रमुख बन सकते हैं। इसी बीच अधिवेशन की शुरुआत सुबह 10 बजे यानी अभी हो गई है। इसी बीच क्या अहम फैसला लिया जाता है वो समाचार सबसे बड़ा होगा उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार के लिए। और वहीं पर सुबह पहले राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण वहां पर हुआ है, उसके बाद राष्ट्रगान वहां पर होने वाला है और इसके बाद निर्वाचन अधिकारी जो है के रूप में वहां पर राम गोपाल यादव द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब देखना ये रहेगा कि वहां पर क्या सियासी मसला स्टार्ट होता है। और इसी बीच वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद अखिलेश यादव का एक संबोधन भी होने वाला है। तो आज सब लोगों की नजर जो है वो अखिलेश यादव के संबोधन पे होगा। इसके बाद राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी एक पेश करने वाले हैं अखिलेश यादव। इस पर अधिवेशन में चर्चा होगी कि फिर प्रस्ताव पारित किया जाए या ना किया जाए। इसके बाद आज शाम को एक अधिवेशन का एक समापन होने वाला है। इसी बीच माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव का फिर से पार्टी अध्यक्ष बनना लगभग आज तय है। तो अखिलेश यादव जो है वो सबसे बड़ी क्या वहां पर जाहिरात करते हैं। और हालांकि अधिवेशन की बात करें तो अधिवेशन के दौरान वहां पर इसकी औपचारिकता पूरी होगी और साथ ही में ये लगातार तीसरी बार होगा जब अखिलेश यादव को सपा का प्रमुख की जिम्मेदारी वहां पर मिलेगी। डिटेल कुछ ऐसी है कि इससे पहले बुधवार को सपा का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था और लगभग ये तय है कि अखिलेश यादव जो है वो वहां पर कमान संभालेंगे। अब एक दूसरे न्यूज की तरफ चले और दुनिया के एक सबसे बड़े लिस्ट वहां पर सामने आया हुआ है। दुनिया से सबसे बड़े अमीर की एक लिस्ट सामने आई है। उसमें टाइम्स ने टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट ऐसा एक डिटेल सामने आया हुआ है जिसमें दुनिया के उभरते 100 सितारों में भारत से केवल एक आकाश अंबानी का नाम सामने आया हुआ है। रिलायंस के जो चेयरमैन एमडी माने जाते हैं आकाश अंबानी, उसका जो नाम सामने आया हुआ है उसका जो है दुनिया के 100 उभरते सितारों में एक सिर्फ भारत में से एक नाम चुना गया है, वो है आकाश अंबानी।
डिटेल यहाँ पर हम लोग पढ़े तो टाइम 100 नेक्स्ट में दुनिया भर के ऐसे 100 उभरते सितारों का स्थान दिया जाता है जिसमें कि जो विश्व के बेहतर बनाने और उसी के साथ भविष्य को परिभाषित करने के लिए असाधारण प्रयास करते हैं, उसकी एक सूची बनाई जाती है। उसमें 100 लोगों को शामिल किया जाता है जिसमें आकाश अंबानी का नाम वहां पर दिया गया है। डिटेल कुछ ऐसी है कि रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी का नाम जो है वो टाइम मैगजीन के टाइम्स 100 नेक्स्ट उसकी लिस्ट में शामिल किया गया है और उसी के चलते हुए वह अकेले भारतीय होंगे जिसका नाम जो है वो इसमें शामिल हुआ है। डिटेल कुछ ऐसी है कि जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है वो आकाश अंबानी अकेले हैं। वही इस लिस्ट में भारतीय मूल की आम्रपाली गन को भी वहां पर शामिल किया गया है। उसी के चलते हुए जो सोशल मीडिया मंच एनआर फैंस के सीईओ है और साथ ही में रिलायंस के आकाश अंबानी को भी ये 100 लिस्ट में शामिल किया गया है। टाइम्स 100 नेक्स्ट में दुनिया भर के ऐसे उभरते 100 सितारों को स्थान दिया जाता है जो विश्व को बेहतर बनाने के और भविष्य में परिभाषित करने के लिए असाधारण प्रयास करते हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि आकाश अंबानी के बारे में टाइम मैगजीन ने एक डिटेल लिखी हुई है। उसके बारे में पढ़े तो उन्होंने गूगल और फेसबुक के साथ अरबों डॉलर का निवेश वाली डील्स को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका बजाई है। वहां पर भूमिका ऐसी निभाई है उन्होंने कि मैगजीन ने कहा कि आकाश ने सिर्फ 22 साल की उम्र में ही जियो बोर्ड में जगह पा ली थी और उसी के चलते हुए जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है आकाश अंबानी के लिए और भारत देश के लिए। इसी बीच टाइम ने कहा कि लिस्ट में उन 100 उभरते हुए नेताओं को शामिल किया गया है जो व्यापार, मनोरंजन, खेल और राजनीतिक, स्वास्थ्य विज्ञान और सक्रियता के भविष्य को आकार दे रहे हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि इसी सूची में अमेरिकी गायक एजेट्स और अभिनेत्री सिडनी स्विनी, बास्केटबॉल खिलाड़ी झा मोरेट और स्पेनिश टेनिस जो है खिलाड़ी है वो कार्ल अल्कराज को वहां पर और उसी के साथ अभिनेता और टेलीविजन व्यक्ति को के पामर और उसी के साथ पर्यावरण कार्यकर्ता फरवीजा फरहान का भी एक नाम वहां पर आ गया है। इसी के साथ आम्रपाली गन को वहां पर ऑल इन फैंस को सीईओ के रूप में वहां पर नियुक्त किया गया था जो कि एक कंटेंट क्रिएटर की साइट है, उसमें भी उसका नाम जो है वो शामिल हुआ है। तो इसके लिए भारत भी एक खुशी व्यक्त कर रहा है और आकाश अंबानी का नाम इस 100 लिस्ट में आया हुआ है तो रिलायंस में भी काफ़ी खुशनुमा वातावरण है। एक दूसरी जो डिटेल सामने आई हुई है ये अयोध्या की है कि अयोध्या में राम मंदिर विरासत पर गर्व की पूर्ण प्रतिष्ठा होगी और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी वहां पर जाने वाले हैं। लेकिन ये जो समाचार है वो हम लोग आपको कल दिखाएंगे क्योंकि अभी मुझे दीजिए रजा। नमस्कार।